सो क्लास 12th, आई होप आप अपनी फाइनल एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स का है, पूरा टाइम टेबल मैंने आपको बना के दिया हुआ है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपके मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 भी आ सकते हैं। मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, आज है 1 मार्च। आज के दिन आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। प्रिपरेशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा तो हो गया, नो नो, ऐसा बिल्कुल मत करना। प्रिपरेशन का मतलब एनसीईआरटी से हर एक क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व करना। आपको आता है, नो प्रॉब्लम, फिर से सॉल्व करो कि देखना कोई सिली मिस्टेक्स ना हो रही हो। रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट करना एनसीईआरटी से, उसके कोई भी क्वेश्चन मैंने मार्क नहीं किए कि ये वाले इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, हर एक क्वेश्चन करोगे तब भी वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। आईटीएफ उससे भी छोटा है, सिर्फ एनसीईआरटी से करो। डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, क्या उनका टेबल कैसे बनता है, वो सब आपको आना चाहिए, तो वो भी आपने एनसीईआरटी से करना है। तो आज के दिन ये 2 चैप्टर करने के बाद फिर आपको शाम को एक वर्कशीट कंप्लीट करनी है जो 4 चैप्टर्स की मैंने बनाई है। वो मेरी एजुकेशनल ऐप पे आपको मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, वहां फ्री मटेरियल में जाके वर्कशीट को डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें और रात को सोने से पहले वो वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। कम से कम 2 घंटे लगेंगे वो वर्कशीट कंप्लीट करने में, तो आप टाइम सेट कर लें। अगर आप 9 बजे बैठते हैं तो 11 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देख लें आपने कुछ किस टाइम पे करना है, पर रात को सोने से पहले कर लेना। तो आज रात 12 बजे से पहले आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कल 28 फेब था, मैंने आपको बोला था आपको एलपीपी करना है, एक पार्ट 2 बुक का, एक आपको मैट्रिक्स करना है, एक डिटरमिनेंट करना है। तो कल के दिन 3 हो गए और आज आपको 2 ही छोटे छोटे चैप्टर्स करने हैं, तो टोटल 5 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो ये 5 चैप्टर्स एकदम आज परफेक्ट हो जाने चाहिए। और मैंने आपको कहा है कि अगर आपको प्रैक्टिस के दौरान कोई डाउट्स आ रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही, मुझसे शेयर करो, मैं उसकी वीडियो लेक्चर आपको अलग से दे दूंगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं उसमें देखो मुझे मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग सर, आई हैव कंप्लीटेड मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एंड एलपीपी। तो ये स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पे जो है इसने डाउट्स भेजे हैं जो कल वाले प्लान में थे। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स के ये 2 क्वेश्चन हैं, फिर कुछ थ्योरम्स हैं, डिटरमिनेंट में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, एलपीपी के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस बच्चे ने मेरे को भेजे हैं और मैं आज इस वीडियो लेक्चर में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। टोटल 8 to 9 क्वेश्चंस हैं, सभी सॉल्यूशन डिटेल में बताऊंगा। आई नो कि इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है, तो वो प्रॉब्लम मैं यहां पर आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे आज के दिन आपको आईटीएफ और रिलेशन फंक्शन करना है। अगर उन दोनों चैप्टर्स में भी आपको कहीं डाउट आ रहा है, सर ये पता नहीं चल रहा क्वेश्चन कैसे करना है, बच्चे कुछ नहीं है, आपने मुझे कमेंट करना है, मैंने उनके प्रॉपर आपके जो भी कमेंट्स हैं उनके डाउट्स लेते हुए सभी सॉल्यूशंस ऐसे ही वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको मिल जाएंगे। बस ऐसे बच्चे चैप्टर बाई चैप्टर परफेक्ट करते जाओ, फिर देखो आप फाइनल में क्या जोश के साथ जाओगे मैथ्स में, एकदम आप पूरा पेपर कंप्लीट करके आओगे। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके आ रहे होंगे। कंडीशन एक ही है, जो प्लान बताया उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस के डाउट क्लियर करेंगे आपके। तो सबसे पहले दिस क्वेश्चन, ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18। इसमें प्रॉब्लम थोड़ी कैलकुलेशन की आ रही होगी, तो मैं यहां पर आपको समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और साथ में एक आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की, और आपको ये प्रूव करना है i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। ये तो मजे से कर लोगे, आइडेंटिटी में इस ए मैट्रिक्स को प्लस करना है, तो यहां मैंने किया हुआ है i प्लस ए, दिस आई प्लस ए। आई होप यू कैन ऐड। प्रॉब्लम कहां आती है, जब हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको हमें लेफ्ट साइड के इक्वल करना होता है। तो देखें यहां पे राइट साइड को कैसे आपको बनाना होता है। मेरे बच्चे ध्यान से देखें, यहां मैंने पूरा पहले ही सॉल्व कर दिया है ताकि आपका टाइम बचे और स्क्रीन पे कम टाइम आप बिताएं, डिस्ट्रैक्शन से भी बचना है हमको। तो यहां पर देखें, यहां पे देखें, हमने राइट साइड ले ली, आई का वैल्यू ए का वैल्यू आपने डाल दिया, दोनों को माइनस किया, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब तुम्हें ये चीज समझनी है, ये जो कॉस साइन साइन कॉस है, इनको करने के अलग अलग तरीके हैं। यहां तुम टैन को साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हो, बट बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये जो कॉस साइन साइन कॉस लिखे हुए, यानी जो साइन कॉस है, इनका टैन में फॉर्मूला रहता है,
बस वो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। जैसे मेरे बच्चे कॉस अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों को माइनस करके ये मैट्रिक्स आ गई, और यहां पर देखें ये मैंने कॉस अल्फा की जगह लिख दिया, ये मैंने साइन अल्फा की जगह लिख दिया, ये मैंने साइन अल्फा की जगह लिख दिया, ये मैंने कॉस अल्फा की जगह लिखा। क्या है, इनके जो फॉर्मूले होते हैं ना साइन कॉस के, बस वही डाल दिए। कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 टैन अल्फा बाई 2 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां पर भी वही लिखा हो। क्लियर हो गया। आगे प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में, वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप नोटिस करें, जब आप ये 4 पोजीशन पर इनके फॉर्मूले लिख देंगे, सबके डिवाइड में सेम चीज है। 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना सेम चीज। तो मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट में कुछ न कुछ अगर कॉमन है सब में, तो कॉमन आप ले सकते हो। तो ये फैक्टर आपने सब में से कॉमन ले लेना है। देखें यहां पे, जस्ट अ मिनट, ओके। तो देखिए यहां पे, देखिए यहां पे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ ये फैक्टर मैं कॉमन ले रहा हूं वहां साइड, ये आ गया, ये फैक्टर कॉमन आ गया। ये कॉमन कहां से लिया, इस वाली मैट्रिक्स से लिया, इसके डिवाइड में लगा हुआ था, इसके डिवाइड में लगा हुआ था, तो ये चारों के डिवाइड से ये बाहर आ गया। दैट यू कैन टेक आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद ये दो जो छोटी छोटी मैट्रिक्स बनी, इनको मल्टीप्लाई करना। तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, रो विद कॉलम। तो इस रो को इस कॉलम से तो मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट तो ये आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट विद सेकंड तो 2 टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये आ जाएगा। तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ सिली मिस्टेक हो जाता है, फिर क्वेश्चन में दिक्कत आती है। मल्टीप्लिकेशन बड़े आराम से करो, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से मल्टीप्लाई करो। तो ये रो कॉलम मल्टीप्लाई होगी, फिर इस रो को कॉलम 2 से करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट विद दिस फर्स्ट तो ये आ जाएगा, फिर ये सेकंड एलिमेंट विद दिस सेकंड एलिमेंट। तो जब आप सेकंड एलिमेंट को इस सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो टैन अल्फा बाई 2 पहले 1 से होगा, फिर टैन अल्फा बाई 2 टैन स्क्वायर से होगा, तो ये टैन क्यूब बन जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ ये मैंने माइनस टैन क्यूब अल्फा बाई 2। तो ये तुम्हें समझना होगा, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट बन गया नेक्स्ट वाली का, और ये पूरा इसका सेकंड एलिमेंट बन गया, ये कंप्लीट। इज इट क्लियर। उसके बाद आपने रो 2 को पकड़ना है, फिर आपने यहां मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दिस इज रो 2 एंड दिस इज कॉलम 1, इसका फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड। तो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ माइनस टैन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो प्लस टैन क्यूब हो जाएगा, ये आ गया। फिर इस 1 को आपने इससे करना है 2 टैन अल्फा बाई 2, तो यहां पर आ गया 2 टैन, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट विद फर्स्ट सेकंड विद सेकंड प्लस 2 टैन अल्फा बाई 2। एक टर्म लग रहा है मिस हो गई, नहीं सॉरी यहां लिखा हो 2 टैन अल्फा बाई 2। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। कॉलम 2 रो 2 कॉलम 2, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 2 टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये लिखा हुआ 2 टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2। उसका 1 इंटू होगा इसके साथ, तो ये सेम ही रहेगा, ये सेम ही आ गया। इसके बाद ये जो 4 नंबर आए आपके पास 2 बाई 2 की नई मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो आपने मल्टीप्लाई किया, जिनको मैंने ये बॉक्स में रखा है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। 2 बाई 2 की मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आया, इसको भी सिंप्लीफाई करो। जैसे 2 टैन स्क्वायर है और ये टैन स्क्वायर है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे टैन स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर आ गया। ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 टैन अल्फा बाई 2, ये टैन अल्फा बाई 2, दोनों माइनस हो रहे हैं, यहां माइनस टैन अल्फा बाई 2, और ये टैन क्यूब आ गया। यहां भी सेम, यहां भी ऐसे आ जाएगा। उसका ये दोनों टर्म है, इनमें टैन अल्फा बाई 2 कॉमन लेना विद माइनस, इसमें भी टैन अल्फा बाई 2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो थोड़ी सिंपल आपको लगने लगी। तो देखो ये मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन, ये कॉमन। तो जैसे आप ये कॉमन लेंगे, समझो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे मेरे बच्चे, देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये सेम फैक्टर फिर से आ गया चारों जगह। इसको उठा के कॉमन लेंगे, यहां पर देखो कॉमन आ गया। तो जैसे कॉमन आ गया, पहले भी तो यही फैक्टर लिया था कॉमन डिवाइड में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे जो टर्म बचेगी वही है जो लेफ्ट साइड थी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड।
फिर भी कोई डाउट बनता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। कैलकुलेशन एक बार जरूर कर लीजिएगा अपने हाथों से, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे इसको करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा साइन अल्फा का और कॉस अल्फा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें कंफ्यूजन पता क्या होती है कि सर हमें क्या दोनों कॉलम मैट्रिक्स बनानी है या दोनों रोज मैट्रिक्स बनानी है। अगर एक हम कॉलम बना रहे हैं या एक रोज बना रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंफ्यूजन यहीं पर है। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि ये मैट्रिक्स से हमें नहीं करना है, बिल्कुल ही सिंपल वे में इसको हमने समझना है, सिंपल वे में करना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है कि यू हैव 30,000 और दो जगह पे आपको इसको इन्वेस्टमेंट करना है। मैं वैसे एग्जांपल ले लेता हूं कि आपकी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो है, लेट अस सपोज 18,000, ऐसे लेट कर लेते हैं 18,000 इज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो जो आपकी सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो है आपकी 12,000, हो गया 30,000। दो जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको अगर बोल रहा हूं कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं बोलूं यार टोटल इंटरेस्ट कितना बना, तो आप यही करोगे ना, 5% आप निकालोगे 18,000 का। देखो कैसे करोगे आप, 5% ऑफ 18,000 और फिर प्लस कर दोगे 7% ऑफ 12,000, यही करोगे। तो यही तो क्वेश्चन है, यही तो करना है। अब तुम ये समझो, तुम 5 को 18,000 से इंटू कर रहे हो और 7 को यहां पर इंटू कर रहे हो, तो यानी कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन आपको करना ही है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हें समझ होनी चाहिए कि दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, दैट यू नो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसलिए अगर तुम दोनों कॉलम मैट्रिक्स बना लोगे, लाइक पहली भी मैंने ऐसे कॉलम मैट्रिक्स बना ली और दूसरी भी मैंने कॉलम मैट्रिक्स बना ली, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी कितनी कॉलम्स हैं, इसकी एक ही कॉलम है और इसकी रोज कितनी है, इसकी 2 रोज है। तो जब अब तुम मल्टीप्लाई करने लगोगे तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, तो इंटरेस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहां पर दोनों कॉलम मैट्रिक्स या फिर दोनों रोज मैट्रिक्स नहीं बनानी होती, एक कॉलम मैट्रिक्स बनानी है और एक रो मैट्रिक्स बनानी है। सर कौन सी कॉलम मैट्रिक्स बनानी है, कौन सी रो मैट्रिक्स बनानी है, ये फिक्स नहीं होता, वो आपकी इच्छा है। चाहे आप इन्वेस्ट वाली मैट्रिक्स को बना लो कॉलम मैट्रिक्स या फिर इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स को बना लो, दैट इज योर चॉइस। क्लियर हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन में यही चीज आपके सामने आएगी और हमें टोटल इंटरेस्ट दे रखा है फर्स्ट पार्ट में कि 1800 आपको टोटल इंटरेस्ट मिलता है दोनों इन्वेस्टमेंट का मिलाकर, पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट अलग से है 2000 के लिए। यहां पर देखें मैंने क्वेश्चन कर रखा है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमने एक्स मान ली, तो दूसरी इन्वेस्टमेंट मेरी हो जाएगी 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 30,000 है हमारे पास, दो जगह इन्वेस्टमेंट आ गई। हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और सेकंड इन्वेस्टमेंट पे हमें 7%। ये होगी डिटेलिंग क्वेश्चन की। आगे उसने लिखा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स का आपको यूज करके ही बताना है कि इन्वेस्टमेंट्स कितनी है और इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 1800 टोटल। अब देखो यहां पे मैंने दो मैट्रिसेस बना दी। पहली मैंने एक ए मैट्रिक्स इसका रखा, ये इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स है, तो 5% और 7%। आप इसको रो में लिखा ना मैंने, आप कॉलम में भी लिख सकते, लेकिन अगर मैं इसको रो में लिख रहा हूं तो नेक्स्ट वाली को मैंने कॉलम में लिखा होगा। अगर मुझे इसको कॉलम में लिखना है तो नेक्स्ट वाली को रो में लिखना है। और फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है यू मस्ट नो कि किसको पहले रखना है। ठीक है, तो यहां पे देखें मैंने, तो अगर मैं बी ए करता हूं, लाइक बी ए को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, यानी बी मैट्रिक्स को मैं पहले लिखना चाहता हूं, तो बी में कॉलम में यहां पर 2 नंबर हैं, लाइक 1 और 2, और ए में रो में 2 नंबर है 3 और 4। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आप बोलोगे यस पॉसिबल है। पॉसिबल तो है, लेकिन मेरे बच्चे इसको मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे समझ में आ गया 1 इंटू 3 हो रहा है। ठीक है, अब 1 4 से भी इंटू हो रहा है, अब 1 4 से भी इंटू हो रहा है, फिर 2 3 से भी इंटू हो रहा है और 2 4 से भी इंटू हो रहा है। तो यहां पर जो न्यू मैट्रिक्स है वो आपके पास एक 2/2 की मैट्रिक्स बन रही है, लेकिन ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रही इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। हमें टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो टोटल इंटरेस्ट के लिए ये
सिंगल एलिमेंट बनना चाहिए था, मतलब ये 1 by 1 की मैट्रिक्स बननी चाहिए थी, जो कि यहां पे नहीं बनी। यहां पे हुआ क्या, मैंने बी को पहले लिखा, तो एक्स ये इन्वेस्टमेंट है और ये दो तरह के इंटरेस्ट है, ये दो तरह के इंटरेस्ट है। तो एक्स 5% से भी इंटू हो रहा है, फिर एक्स 7% से भी इंटू हो रहा है, यानी 5% हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का भी निकाल रहे हैं और 7% हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का फिर से निकाल रहे हैं, वो गलत हो गया। तो हमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का 5% ही निकालना और सेकंड का 7%। तो इसलिए यहां पर बी ए लिखना है या फिर ए बी लिखना है, उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें टोटल इंटरेस्ट को ढूंढना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, देसी भाषा में या देसी तरीके से या सिंपल वे में आप उसको करो बिना मैट्रिक्स के, जो वहां पर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रही कि एक सिंगल एलिमेंट बन जाता है, उस हिसाब से ए बी या बी ए लिखा करो। तो यहां पर तुम्हें पहले कॉलम मैट्रिक्स लिखनी है और बाद में रो मैट्रिक्स लिखनी है, क्योंकि ये वाली रो इससे ये रो मैट्रिक्स, ये कॉलम, तो ये रो इससे मल्टीप्लाई जब हो जाएगी कंप्लीट, तो एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला फर्स्ट से इंटू हो गया और सेकंड वाला सेकंड से इंटू हो गया, बीच में प्लस आ गया, तो यहां पर ये सिंगल एलिमेंट आ गया। तो सिंगल एलिमेंट मतलब ये टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि 1800 के इक्वल दिया हुआ है। बस इसमें यही कंफ्यूजन होती है कि ए बी लिखें या बी ए लिखें। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर इसके बाद ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, 5% और 7% इसका निकाल के यहां इक्वेशन टाइप बन जाएगी, 100 एलसीएम लेके इस तरफ आ गया, उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन है, एक्स की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारी 15,000 और सेकंड 30 में से माइनस किया 15,000 आ गई। इज इट क्लियर? तो सेकंड पार्ट आप कर लेना, सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, बस इस 1800 की जगह 2000 लिखना है, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो इसके बाद यहां पर कुछ थ्योरम्स हैं, बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। जैसे ये थ्योरम आ गई, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। फर्स्ट अंडरस्टैंड ये थ्योरम कहती है क्या, कह रही है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। हम सबको पता है मैट्रिक्स का जो इनवर्स है यूनिक होता है, यानी एक मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होता है, दो इनवर्स नहीं होते, एक होता है, सिंगल होता है इनवर्स, ठीक है। उसी को हमने प्रूव करना है इन जनरल। तो यहां मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन या फिर आप समझते हैं सपोजिशन मेथड हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लेनी है ए, और हमने सपोज करना है कि इसके दो इनवर्सेस है, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेट अस सपोज तो ए के अगर दो इनवर्सेस हैं, तो एक को मैंने बी मान लिया, दूसरे को सी मान लिया, ठीक है। ए मैट्रिक्स के दो इनवर्स हमने सपोज कर लिए, एक बी हो गया, दूसरा सी हो गया। अब क्योंकि बी ए का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, तो इनवर्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी करूं या बी ए करूं, तो हमेशा प्रोडक्ट आई आना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे मानो 2 है और 1/2 है, 2 एंड 1/2 एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, जो कि नंबर्स में 1 होता है। तो ऐसे ही 2 × 1/2 करूं या फिर 1/2 × 2 करूं, तो मेरे को 1 ही मिलेगा दोनों केस में। तो इसलिए बी अगर ए का इनवर्स है, तो ए बी करूं जब बी ए करूं, तो मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहा गया। इसी तरह से जो सी है, ये भी इनवर्स है ए का, लेट किया हुआ, हमने सपोज किया हुआ। तो अगर मैं ए सी करूं या सी ए करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ए सी करूं या सी ए करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो पहला स्टेप तो आपका यही है, आपने लेट करना है कोई ए मैट्रिक्स, उसके दो इनवर्स सपोज करने हैं और ये दो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। देखो इधर, देखो इधर, ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी एम ले लिया। इफ पॉसिबल लेट अस सपोज बी एंड सी आर टू इनवर्सेस ऑफ ए, देन वी नीड टू प्रूव दैट बी इक्वल टू सी। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है कि जो दो इनवर्स हमने लेट किए बी एंड सी, एट लास्ट हमें यही प्रूव करना है कि भाई ये दो नहीं, ये एक ही है, यानी बी को सी के इक्वल करना है। उससे प्रूव हो जाएगा यार इसके दो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, एक सिंगल ही इनवर्स है और ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बचे मेरी सेकंड इक्वेशन और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने आपको यहां पे समझाई। इज इट क्लियर? अब आपको आगे कैसे करना है, सर बी सी के इक्वल कैसे करें? तो आप क्या करें, आप जहां तो बी मैट्रिक्स पकड़ लो, जहां सी मैट्रिक्स पकड़ लो, कोई एक लेनी होती है। या बी को लिखो या सी को लिखो, फिर उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होती है। देखो इधर हमने पकड़ा बी को, हमने पकड़ा बी को, और बी के साथ मैंने आई इंटू कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट वी कैन डू, क्योंकि बी इंटू आई बी ही होता है ना। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से करते हैं तो वही आ जाती मैट्रिक्स।
फिर हमने आई की जगह AC लिख दिया, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं नंबर 2, क्योंकि हमको पता है ACCA इज इक्वल टू आई होता है, तो मैंने आई की जगह AC लिख दिया। फिर आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो मैंने B को A के साथ कंबाइन कर दिया। अब B इंटू A, अरे वो भी हमें पता है, BAB और BA ये किसके इक्वल है, I के इक्वल, फर्स्ट नंबर दे रखा है, तो यहां पर जो BA बना उसकी जगह फिर I लिख लिया। I इंटू C, फिर C होता है, C आ गया। तो हमने B से शुरुआत की थी, थोड़ा सा यहां पर हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करते करते हमारे पास C आ गया, तो हमने प्रूव कर दिया B इक्वल टू C, हेंस प्रूव्ड। बस ये छोटी सी थ्योरम आ सकती है। नाउ द नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आई तो 3 मार्क्स से कम नहीं आएगी, ठीक है। A and B are invertible matrices of the same order, then you need to prove this। इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, ट्रांसपोज में भी होता है ये, इनवर्स में भी होता है, ठीक है। ट्रांसपोज में यहां ट्रांसपोज लगा रहता है। मेरे बच्चे इसमें आपको स्टार्टिंग का स्टेप याद रखना है, उसके बाद यू कैन डू। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आपको स्टेप याद रखना है कि AB इंटू AB का होल इनवर्स I के इक्वल होता है, बस ये स्टेप याद रखो, रहेगा याद, बस इतना याद रख लो, क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा सुनो, ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है ना फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स, ये सिंगल अभी मानी मैंने मैट्रिक्स AB एक सिंगल मैट्रिक्स है, ये उसका इनवर्स है और I के इक्वल लिया हुआ। ऑफ कोर्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट है फॉर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो जब मैंने AB और AB इनवर्स I के इक्वल लिया, अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है, इस AB को यहां से हटाना है, क्योंकि मुझे प्रूव करना है AB इनवर्स इक्वल टू समथिंग, समथिंग में क्या है B इनवर्स इनटू A। तो इस AB को मुझे यहां से हटाना है, तो मुझे मेरा पूरा काम है इस AB को हटाना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस पूरी रिलेशन के साथ इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां लिखा मैंने प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स टू बोथ साइड, तो मैंने इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, और किसी चीज को नहीं छेड़ा। जैसे मैंने इनवर्स किया ना, मेरा A हट जाएगा, फिर दूसरी बार मुझको B इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, बस ये 2 स्टेप आप याद रखिए। तो मैंने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो फिर थोड़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें आती है, ये वाला A इसके साथ कंबाइन कर दिया, बाकी चीजों को किसी को नहीं छेड़ना। और A इनवर्स इंटू I, A इनवर्स होता है दैट वी नो, A इनवर्स इंटू A, फिर I आ गया, I इंटू B, फिर B आ गया। यहां आके फिर मैं रुक जाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा B को कैसे हटाऊं, तो B को हटाने के लिए फिर मैंने B इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो B इनवर्स के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ये I हो गया, I इंटू समथिंग वही आ गया, हेंस प्रूव्ड। आपको सिर्फ याद रखना है AB इंटू AB का होल इनवर्स इक्वल टू I, फिर सोचना है AB कैसे हटाए। AB हटेगा, पहले A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर B इनवर्स के साथ, दैट्स ऑल, सिंप्लीफाई करते जाना आपको, बस ये छोटी सी थ्योरम। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, इस क्वेश्चन में जानता हूं प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि एक्स वाई जेड यहां पे डिवाइड में आ गए। मेरे बच्चे इसका कोई रोल ही नहीं है। अगर आपने 4.6 कर लिया, मैट्रिक्स मेथड आपको आता है, तो भैया एक्स वाई से मत डरो, ये डिवाइड में आ जाए, कहीं भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर आपको यहां पर पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। नॉर्मल क्वेश्चन में यहां पर एक्स वाई जेड आता है, तो यहां 1/x 1/y 1/z लिखना है, और कुछ भी लेट वेट कुछ मत करना है इसमें, ठीक है, बस इसको ऐसे लिख देना। आगे प्रोसेस सेम है, AB इक्वल टू एक्स लिखना है, AB x को आपको मेंशन करना है कि वो कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट आपके पास A वाली जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट ढूंढना है, 1200 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये लिखना है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जो है उनका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। और यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास आपको पता ही है, ये फॉर्मूला कैसे बना है उसको आप बता सकते हो, क्योंकि AX इक्वल टू B होता है, A को हटाना होता है क्योंकि आपको X की वैल्यू ढूंढनी होती है, तो A इनवर्स के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा A हट जाएगा, A हट गया तो फॉर्मूला बना दिया। अब आगे का काम आपका है, इनवर्स ढूंढो। अब एंड में क्या होगा, एंड में जो यहां पर 1/x 1/y 1/z होगा, तो हो सकता है आपकी वैल्यू यहां निकल रही है अल्फा बीटा गामा, नंबर ही आ रहे होंगे, लेट अस सपोज अल्फा बीटा गामा, तो 1/x आपका अल्फा आएगा, तो x कितना हो जाएगा 1/अल्फा। तो ऐसे y और z यानी जो नंबर यहां आएंगे बस उनका रेसिप्रोकल। सो बच्चे नेक्स्ट आ गया थ्योरम नंबर 4, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है। व्हाट इज द थ्योरम, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब इफ एंड ओनली इफ लिखा हो तो यहां पर 2 केस बनते हैं। 2 केस का क्या मतलब हो गया कि पहले मानो आपने मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल सपोज कर लिया, ठीक है, मतलब गिवन हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो आपको प्रूव करना होगा इट इज नॉन सिंगुलर।
दूसरा केस बनेगा कि नॉन सिंगुलर, आपने सपोज कर लिया कि नॉन सिंगुलर गिवन हो गया, तो आपको प्रूव करना होगा वो इन्वर्टिबल है। दो केस बनते हैं यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर देखें, फर्स्ट केस में क्या किया, हमने लेट कर लिया A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। A कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब उसका इन्वर्स निकलता है। तो हमें प्रूव करना है कि जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है वो नॉन सिंगुलर होती है। अब नॉन सिंगुलर प्रूव करने के लिए उसकी कंडीशन क्या है, तो किसी मैट्रिक्स को अगर नॉन सिंगुलर प्रूव करना है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, तो वो नॉन सिंगुलर प्रूव हो जाएगी। फिर इसका उल्टा क्या होगा, हम उसको नॉन सिंगुलर सपोज करेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है, अब बताओ कि उसका इनवर्स निकलता है। समझ आ गया? देखो इधर हमने मान लिया कि वो इन्वर्टिबल है। अगर वो इन्वर्टिबल है तो इनवर्स की क्या डेफिनेशन कहती है, इनवर्स की डेफिनेशन कहती है कि उसका इनवर्स निकल जाएगा। अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स निकलेगा। अगर उसका इनवर्स निकलेगा तो वो इनवर्स हमने बी लेट कर लिया कि बी है उसका इनवर्स। अगर बी उसका इनवर्स है तो ये है इसका बेसिक डेफिनेशन कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स निकल जाता है, वो इन्वर्टिबल है, तो उसका बी लेट कर लिया। तो ये एक स्टेटमेंट, एक डेफिनेशन है कि ए बी इंटू बी ए आई के इक्वल होगा। ठीक है, पीछे भी आपको ये समझाया। तो ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू आई। अब इसी रिलेशन को यूज करके आपको प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब इसके लिए तुम्हें ए बी इज इक्वल टू आई या फिर बी ए इज इक्वल टू आई को लेना है। ठीक है, तो हमने लिया ए बी इज इक्वल टू आई, ये आ गया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या है, दोनों तरफ हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, यानी इसका और इसका दोनों का डिटर्मिनेंट बना दिया। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके डिटर्मिनेंट्स भी इक्वल होते। तो यहां हमने इनका डिटर्मिनेंट ले लिया। जैसे हमने इनको डिटर्मिनेंट के अंदर लिया तो ये प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट है और होल डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट भी आप उनका कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी यू कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इज इट क्लियर? ऐसे हो गया। और आई मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालोगे कभी भी तो आई के इक्वल आएगा। ठीक है, 1 के इक्वल आएगा। अब यहां से तुम्हें समझना है कि ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। मेरे बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब जो डिटर्मिनेंट है ये एक नंबर ही होता है, तो ये दो नंबर है, ए और बी डिटर्मिनेंट के अंदर ये दो नंबर है, यानी एक नंबर एक्स है, एक नंबर एक्स है और एक नंबर वाई, और दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ रहा है। दो नंबर का प्रोडक्ट 1। अरे इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल हो तो हम ये बोलते हैं कि इसमें से कोई एक जीरो है। तो अगर ये 1 के इक्वल है या किसी नॉन जीरो नंबर के इक्वल है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो है, लेकिन हमें ए से मतलब है। तो यहां पर भी देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी नॉन जीरो नहीं है। तो हमें इससे मतलब है, तो हम इस कंडीशन से बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हम बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर होगी। तो पहला पार्ट ये हो गया कि हमने उसको इन्वर्टिबल लेट किया। अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका कोई इन्वर्स होगा बी। अगर उसका इन्वर्स बी है तो ए बी आई के इक्वल होगा। फिर ए बी इक्वल टू आई लिया और वहां से आपको याद रखना है डिटर्मिनेंट लेना है और ये प्रॉपर्टी लगा के बताना है कि 1 के इक्वल आ रहा है, तो यानी ये नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, हेंस इट इज नॉन सिंगुलर। अब इसका कन्वर्स में क्या है, हमें लेट करना है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, यानी जिसका प्रूफ किया वो हमें गिवन दैट हो गया, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। देखो, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर, ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगी। अगर ये नॉन सिंगुलर तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। क्लियर हो गया? इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी से बनेगा इन्वर्टिबल प्रूफ, इसी से होगा कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये अगर याद नहीं है तो फिर बन ही नहीं सकती बात। तो ये प्रॉपर्टी है, थ्योरी में लिखी भी हुई है, आपको याद भी होनी चाहिए। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी है। अब इसी प्रॉपर्टी से हमें साबित करना है कि ए इन्वर्टिबल है। सर वो कैसे? बहुत सिंपल है मेरे बच्चे। देखो, यहां लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर है, आप जैसे लिखते हैं ना 2x इज इक्वल टू वाई, तो 2 एक नंबर है, तो इस नंबर को, नॉन जीरो नंबर को मैं इसके डिवाइड में लेके जा सकता हूं। एक तो ये नॉन जीरो है,
जीरो तो नहीं लेके जा सकता, जीरो होगा भी नहीं इधर, तो नॉन जीरो है तो इसको डिवाइड में लेके जा सकता हूं। ऐसे ही ये एक नंबर है, आई से इंटू हो रहा है, तो ये नंबर को तुम ट्रांसफर कर सकते हो उस तरफ। तो ये नंबर जब यहां से उठा तो इन दोनों के डिवाइड में मैंने लिख दिया। देखो इसके डिवाइड में भी आ गया, इसके डिवाइड, तो यहां पर आई बचा। अब ये पिक्चर तुम्हें क्या बता रही है कि ए और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहां पर इसको पहले लिखा हुआ और ए को बाद में लिखा हुआ। यहां पर मैंने थोड़ा बता भी दिया लिख के आपको। अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये एक मैट्रिक्स है, नंबर नहीं, एक मैट्रिक्स है, क्योंकि एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होती है, उसके नीचे कोई नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए इसको बी मान लिया, तो हमें दिख रहा है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब ये चीज जब तुम बता पा रहे हो किसी को कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है कि किस चीज की डेफिनेशन है? यही तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को प्रूव करने की डेफिनेशन है, यही तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके साथ कोई और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके वाइस वर्सा करके अगर वो आई के इक्वल आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होती हैं। तो ए तो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बी उसका क्या हो गया? इनवर्स हो गया। बस आपको यहां तक ही साबित करना है, उसके बाद तुम बता सकते हो कि ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दैट्स ऑल। तो नॉन सिंगुलर है और उसको इन्वर्टिबल बताया, नॉन सिंगुलर है उसको इन्वर्टिबल बताया, और यहां पर इन्वर्टिबल है और उसको नॉन सिंगुलर बताया। तो दोनों केस आपको इस थ्योरम में करने होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब आ गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये एग्जांपल नंबर 4 है, बच्चे का डाउट। इसमें एरिया अनबाउंडेड है, ठीक है। आई होप ये आप बॉक्स वगैरह बना लोगे। ये इनइक्वालिटी है, इसको इक्वेशन लेके बॉक्स बनाना है, फिर पॉइंट्स निकालने, इक्वेशन लेनी है, पॉइंट्स बनाने हैं, बॉक्स बनाना है। ये सब आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, उसके बाद यहां पर आप पहुंच जाओगे। तो जब ये शेडेड रीजन आता है तो यहां पर ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनको कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं, दैट यू नो। कॉर्नर पॉइंट से फिर आप वैल्यू निकालते हो, आपने वैल्यू निकाली। आई होप ये शेड का पता आपको कैसे चेक करते हैं ना, इनक्वालिटी को चेक करते हैं किस तरफ ट्रू है किस तरफ फॉल्स है, वो आपने किए ही होगा, एक पर्टिकुलर डाउट आया आपका, तो बाकी तो समझ। ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है मिनिमम वैल्यू। तो मेरे बच्चे कॉर्नर पॉइंट्स में जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते हो तो मिनिमम आ रहा है -300। कितना आ रहा है? -300। जब एरिया अनबाउंडेड हो, जब एरिया अनबाउंडेड हो तो जो मिनिमम दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो मिनिमम हो, और जो मैक्सिमम दिख रही है जरूरी नहीं कि वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इसको फर्दर चेक करना होता है कि वाकई ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं। सर वो कैसे चेक करना है? वही तो आपका डाउट है, वही सिखाने में आया हूं। आपको क्या करना है, इसके बाद थोड़ी बहुत यहां पर कहानी लिखनी है, बुक में लिखी हुई है, सिंस इट इज अनबाउंडेड एरिया सो दिस मिनिमम मे बी मिनिमम आर नॉट, दैट वी विल चेक विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो कैसे चेक करना है? थ्योरी लिखने के बाद ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है इसका भी ग्राफ बनाना है। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका भी ग्राफ बनाना है। अब इसको इनइक्वालिटी में कैसे बदलना है? ये जो नंबर है, ये जो नंबर है -300, क्योंकि मिनिमम का क्वेश्चन है तो मिनिमम वाली वैल्यू ली, मैक्सिमम का हो तो मैक्सिमम वाली वैल्यू लेनी। अब मिनिमम का है तो मैंने मिनिमम वैल्यू ली और यहां पे लेस देन लिखना है। मिनिमम हो तो लेस लिखना है, मैक्सिमम का क्वेश्चन हो तो ग्रेटर का साइन डालना है यहां। और ध्यान रखें यहां पर इक्वल बिल्कुल नहीं आता, अगर इक्वल डाल रहे इस केस में तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, इक्वल बिल्कुल नहीं लेने। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो डॉटर लाइन बनेगी उस ग्राफ पे, ठीक है। और ये ग्राफ पेपर पे ही करना होता है। यहां पर इसके आपने सॉल्यूशंस निकालने, तो जैसे आप सॉल्यूशंस निकालेंगे तो यहां पे देख रहे हैं यार 10 तो कॉमन है, काट दो इसको। -5x 2y, यहां पे 30 आ गया। उसके बाद इसको आप पहले इक्वेशन के इक्वल रखेंगे, फिर बॉक्स बनाएंगे, और फिर इसकी जब लाइन बनाएंगे तो ध्यान रखना डॉटर लाइन होनी चाहिए। तो मैं यहां सॉल्यूशंस निकाल रहा हूं, तो x मैंने ले लिया यहां पे 0, y आ गया -30, उसका लिया y 0, x आ गया 6। तो मेरे पास 2 पॉइंट और आ गए, 0 -15 और 6,0। अब ये दोनों पॉइंट्स आपने फिर ग्राफ पे बनाने, 0 -15। तो यहां पे 0 -15 देख लो, 0 और -15। तो -15 काफी यहां पे नीचे होगा, लेट अस सपोज यहां पे रख लेता हूं
समझो, मैंने एक पॉइंट मार्क किया। दूसरा देखो 6 0 6, ये आगे 6, ये आगे 0। अब जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इट शुड बी डॉटर लाइन। एक तो डॉटर लाइन होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स आपके यहीं से कट जाएंगे। बनाया आपने? इसका भी आपने फिर फिजिबल रीजन देखना है, शेडेड पोर्शन किस तरफ जाएगा। तो मेरे बच्चे ये है आपकी इनइक्वालिटी। तो कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं कर रही लाइन, तो इसमें आप ओरिजिन पुट करके चेक करेंगे। जैसे मैंने इसमें ओरिजिन पुट किया तो मेरे पास आया 0 लेस देन -30। 0 छोटा होता है -30 से, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है, यानी ओरिजिन वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना है, ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना है। तो इसका शेडेड इस तरफ आएगा, ये इसका शेडेड है, ये इसका शेडेड है। क्लियर हो गई कहानी? अब तुम समझो मेन पॉइंट, ये सब तो तुम्हें बनाना ही है। अब इसमें कंक्लूड क्या करना है कि -300 मिनिमम है या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो शेडेड रीजन आया, उसका ऑब्जेक्टिव का जो शेडेड रीजन है, अगर हमारे पहले वाले फिजिबल रीजन से, ये जो पहला वाला रीजन है, ये सब पहले वाला शेडेड रीजन है, अगर दोनों में ओवरलैपिंग हो गई, यानी दोनों में पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, ऑफ कोर्स इसमें आ रहे हैं, देखो ये इसका शेड इधर है, इसका ऊपर है, तो इनमें काफी पॉइंट्स कॉमन है। तो जब पॉइंट्स कॉमन हो जाएं तो जो मिनिमम है वो मिनिमम नहीं होती है, वहां पे कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होती, जहां कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। तो आपको इस केस में लिखना है नो मिनिमम वैल्यू, दैट्स ऑल। आई होप कि यही आपका डाउट था कि कैसे मिनिमम या मैक्सिमम को देखना है। जब ओवरलैपिंग हो जाए, पॉइंट्स कॉमन आ जाए, फिजिबल रीजन और ऑब्जेक्टिव का जो शेडेड है, नो मिनिमम नो मैक्सिमम, ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका डाउट है, इसमें भी अनबाउंडेड बना है, इसमें भी तुम्हें अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -x + 2y। अब इसका क्या पूछा हुआ है? मैक्सिमम। क्योंकि मैक्सिमम पूछा है तो यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, ये रहे। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही 1, तो मैक्सिमम 1 आ रही, तो यहां पर मैक्सिमम ग्रेटर लिखना है और यहां 1 लिखना है, इक्वल मत लिखना। फिर आपने इसका बॉक्स बनाना है। जैसे आपने इसका बॉक्स बनाया, दो सोल्यूशन लेने आपने। लेट अस सपोज x0 लेते हो तो y आ गया 1/2, y0 लेते हो x -1 आया। अब इसमें आपने प्लॉटिंग कर देनी, 0 एंड 1/2, ये 0 और ये 1/2, ये का पॉइंट। दूसरा 0 एंड -1, ये 0 और -1, सॉरी पहला क्या है 0 और 1/2, 0 1/2, दोनों 0 कैसे ले रहा हूं मैं, वेट मिनट। x0 y 1/2, सॉरी y0 है, y0 है x -1, तो x आ गया -1 इस तरफ। अब तुम्हें इसको कर देना है ज्वाइन। जैसे तुमने ज्वाइन किया, अब इसका ट्रू फॉल्स चेक करो, वैसे भी ओवरलैप कर ही रहे, ट्रू फॉल्स चेक करो। तो इसमें ओरिजिन पुट करोगे जब आप, तो तुम्हें आएगा 0 > 1, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है। फिर आपका जो इसका शेडेड है ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए यहां पर इसका एरिया पहले वाला और ये फिर से ओवरलैप कर गया, तो आपको लिखना है नो मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स ऑल। आई होप यही आपके डाउट्स थे। तो मेरे बच्चे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेल मी। इसी तरह से सभी डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। आज के टोटल 9 क्वेश्चन से काफी अच्छे डाउट्स थे बच्चों को, इन्हीं में प्रॉब्लम आती, यहाँ पर आपको चैलेंज आया है। डाउट्स भेजते रहो, वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। कुछ डाउट्स हो सकता है मैं कमेंट में ही आपको क्लियर करवा दूं। फिर भी कोई भी किसी तरह का स्ट्रेस हो रहा है या पता नहीं चल रहा है कैसे प्रिपरेशन कर रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रिपरेशन करते रहो। आज रात को सोने से पहले ITF रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वर्कशीट जो मैंने दी है उसको जरूर कंप्लीट करना। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।